इनका आगाज कर रहे हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ। रायगढ़ के खालापुर तालुका में लैंडस्लाइड, भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से हुआ लैंडस्लाइड में करीब 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मलबे के नीचे 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। तो देखिए, मंत्री गिरीश महाजन, आदिति तटकरे मौके पर मौजूद और एक आदिवासी कस्बा पहाड़ी के मलबे में नीचे दबा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी हुई हैं। दीपक गोस्वामी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन। दीपक, कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, क्या फिलहाल की परिस्थितियां हैं? देर रात में ये हादसा हुआ है और भारी बरसात की वजह से, भूस्खलन होने की वजह से पूरे का पूरा कस्बा मिट्टी के नीचे दब चुका है। करीब 50 घर दबे हैं उसके नीचे। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ टीम पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। अभी अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी वहां पहुंचे हैं और घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं जितनी जल्दी हो सके मलबे को हटाया जाए। बहुत ही दुखद घटना है जिसके अंदर एक पूरे का पूरा कस्बा भूस्खलन होने की वजह से इस पहाड़ के नीचे दब गया है। दीपक, इसी के साथ साथ राहत बचाव का कार्य कितनी तेजी के साथ चल रहा है? कब तक हालात सामान्य होने की बात कही जा रही है? घटना होने के बाद ही एनडीआरएफ की टीमें और फायर ब्रिगेड के लोग वहां पहुंच गए थे। गांव के लोगों ने सबसे पहले आकर के दूसरे लोगों को बचाना शुरू किया, मगर भूस्खलन और भारी बारिश इतनी हो रही है कि उसकी वजह से बचाव कार्य थोड़ा सा धीरे चल रहा है। मगर सभी अधिकारी लोग और एनडीआरएफ की टीमें पूरे जी जान से अभी काम में लगी हुई हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम इस जानकारी के लिए। यूपी में फिर बढ़ी बिजली की अधिकतम मांग और 17 जुलाई को तकरीबन 26,228 और 18 जुलाई को 26,472 मेगावाट की मांग की गई है। तो बिजली की मांग बढ़ने पर अलर्ट मोड पर आया है पावर कॉरपोरेशन। एमडी पावर कॉरपोरेशन पंकज कुमार ने सभी डिस्कॉम को पत्र भेजा है। ट्रांसफार्मरों की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, ट्रांसफार्मरों की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश। और यूपी में फिर बढ़ी बिजली की अधिकतम मांग, और जब यूपी में बिजली की अधिकतम मांग बढ़ने लगती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर क्रिएट होता है। तो इसी प्रेशर को संभालने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बिजली की मांग बढ़ने पर अलर्ट मोड पर आया है पावर कॉरपोरेशन। मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। मनीष, जब उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ती है, एक प्रेशर जरूर क्रिएट होता है और इस प्रेशर को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे बैलेंस किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि हमने देखा था कि पिछले महीने भी जब एक साथ भी तपिश हुई थी, उसके बाद भी लगातार बिजली की मांग बढ़ी थी। अभी फिर देखा गया था कि 18 जुलाई को भी बिजली की मांग लगातार एकदम से बढ़ गई थी। तो निश्चित तौर से मांगना चाहता कि किस तरीके से इस बार की जो बिजली कटौती है उसको ना किया जाए, जो मांग बढ़ी है उसको कहीं ना कहीं कंसल्ट किया जाए। इसको लेके सभी डिस्कॉम को एक दिशा निर्देश दिए गए थे। जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें उचित व्यवस्था की जाए, उनके जो रखरखाव है उसकी पूरी देखभाल की जाए। इसको लेके भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। माना जाता कि प्रॉपर सप्लाई के लिए अगर ट्रांसफार्मर की जो जिसमें दिक्कतें आती हैं, मोस्टली वो सबसे ज़्यादा आता है कि आपका ट्रांसमिशन और जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें दिक्कत आती है, जिसमें सप्लाई सही से नहीं रहने के कारण जो ट्रिपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी। इसको लेके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी डिस्कॉमों पे दिशा निर्देश जारी किए कि समय रहते सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर है और जितनी भी चेन जो डिस्कॉम्स हैं वहाँ पे प्रॉपर एक बार फिर से रूटीन चेकिंग की जाए। चेकिंग के दौरान सभी चीज़ें दुरुस्त है, सभी प्रॉपर कंडीशन में है। इसको लेके भी पूरे दिशा निर्देश दिए गए। उसकी रूटीन चेकिंग की करके पूरी जो तैयारी है, इसकी जो रिपोर्ट है वो मुख्यालय पे मांगी गई है। जी ठीक है।
आगे भी आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और अगली महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विभागों के 700 चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र और यूपीपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा नियुक्ति पत्र का वितरण। सीएम योगी के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी रहेंगे मौजूद और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भी शामिल रहेंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान भी रहेंगे मौजूद और राज्य मंत्री राकेश राठौर और सतीश चंद्र शर्मा भी रहेंगे मौजूद। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। मनीष, मुख्य लक्ष्य है मौजूदा सरकार का कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाने हैं। ऐसे में 700 नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को बांटे जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए निश्चित तौर से आपको बता दूं कि नियुक्ति लेके, रोजगार सृजन को लेकर उत्तर प्रदेश योगी सरकार और खास योगी 2.0 सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है। पिछले कुछ 3 से 4 महीने की बात करेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और बेरोजगारी की मार कही जाएगी। इस वजह से बेरोजगारी पे मार का काम किया है उत्तर प्रदेश की योगी 2.0 सरकार ने। आज भी हम देख रहे हैं कि 700 अभ्यर्थियों को यूपी पीसीएससी के द्वारा जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इनमें पुलिस विभाग के हैं, गृह विभाग के हैं, परिवहन विभाग के हैं, इसमें राजस्व विभाग के हैं। इसमें आपको बता दें कि जो एमएसएमई विभाग के हैं वो भी इस विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो माना जा रहा है करीब 700 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। ये कार्यक्रम 11 बजे लोक भवन में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल रहेंगे, दयाशंकर सिंह जो सतत प्रभार मंत्री हैं परिवहन वो रहेंगे, अनूप प्रधान जो कि राजस्व राज्य मंत्री है वो रहेंगे, सतीश चंद्र खाद्य रसद के राज्य मंत्री हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। तो तमाम वो विभागों के मंत्री इसमें शामिल रहेंगे जिनमें आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार योगी 2.0 सरकार, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की बात कर ले, चाहे चिकित्सा क्षेत्र की बात कर ले, चाहे पुलिस विभाग की बात कर ले और तमाम ऐसे परिवहन की बात कर, तमाम जो ऐसे बड़े विभाग हैं जो सीधे जनता से सरकार रखते हैं उनमें जिस तरीके से पद सृजन की बात की गई थी। और आपको बता दें कि 2.0 की सरकार ने जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उन विभागों से पूरी डिटेल मांगी गई थी, मुख्य सचिव के द्वारा डिटेल मांगी गई थी जहाँ पे पद खाली हैं उन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, उसको लेके एक मुहिम चलाई गई थी। और शायद उस मुहिम के तहत ही हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार योगी 2.0 सरकार जो लगातार पद सृजन करने का काम कर रही है। और आज भी जहां पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि चिकित्सा में 1573 एएनएम कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था, आज 700 जो यूपी पीसीएससी के अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे के एक कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित करने की काम करती आ रही है यूपी 2.0 सरकार। और निश्चित तौर से 2024 का इलेक्शन आपके सामने, ऐसे में जहां विपक्ष एक बार आपको रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे पे घेरता नजर आ रहा है, उसको अपने काम के द्वारा जवाब देने की कोशिश की जा रही है योगी 2.0 सरकार की। जी ठीक है, आप आगे भी बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर है, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी है। तैयारी को लेकर के बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, एनडीए और इंडिया के साथ चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। विपक्षी गठबंधन बीजेपी का कर रही है विरोध और कांग्रेस सरकार में लोगों का शोषण हुआ, कांग्रेस जातिवादी दलों के साथ गठबंधन कर रही। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के खिलाफ मायावती का बयान, कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया और एनडीए में भी सरकार बनाने की दलील दे रही है और बीजेपी की बातें और दावे खोखले हैं। हम दोनों तरह के गठबंधनों से दूर रहेंगे। विपक्षी गठबंधन सत्ता का सपना देख रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब और हरियाणा के साथी दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे। मनीष मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष मिश्रा, वैसे भी बीएसपी के पास कोई विकल्प भी नहीं है क्योंकि इंडिया का जो महागठबंधन तैयार हुआ है उसमें बीएसपी को पूछा नहीं जा रहा है और बीजेपी से हाथ मिला नहीं सकती है। वैसे भी उन पर आरोप यही लगता है कि बीजेपी की बी टीम है। तो ऐसे में अब मायावती को अकेला ही चलना पड़ेगा और अकेले चलने के लिए कितनी सक्षम है इस वक्त मायावती? देखिए, अगर आपको जमीनी के बताया तो बसपा की जो
मोर अगर कहें कि धरातल पर अगर उस स्थिति देखेंगे तो दयनीय स्थिति में है बहुजन समाज पार्टी। और ऑक्सीजन पे कहा जा सकता है कि बसपा और कांग्रेस की अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पे नजर आती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अभी 2022 के चुनाव में पूरे 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ा था। हमने देखा था किस तरीके से सिर्फ एक सीट रसड़ा की, बलिया की रसड़ा सीट पे उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत के विधानसभा थे। बाकी कोई भी ना उनका विधानसभा में कोई सदस्य ना विधान परिषद में सदस्य। और 2019 का चुनाव में जिसमें 10 सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनमें भी तब समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, गठबंधन चुनाव लड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से ना इंडिया ना एनडीए दोनों के साथ अगर वो नहीं लड़ती हैं तो धरातल पे उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो को उसके लिए खुद ट्विटर और सोशल मीडिया से अतर उनको ज़मीनी हकीकत पे आना पड़ेगा। और शायद उसके लिए अब जो माना जाए कि समय बहुत कम है, क्योंकि आप जुलाई में चल रहे हैं और माना जाए दिसंबर जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो 5 से 6 महीने का समय लगता है, जिसमें आपके 2 महीने जो है वो माना जाता है कि जो त्योहारी सीजन होते हैं वो आपके प्रचार प्रसार में जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा आप कन्विंसिंग नहीं कर पाते हैं। तो आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन को तैयार करना पड़ेगा। किस जो कैडर हैं, चाहे वो बूथ कैडर हो, चाहे मंडल स्तर कैडर हो, चाहे क्षेत्रीय कैडर हो, उस कैडर के वाइज आपको जाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। ऐसे में विपक्षी एकता को जरूर एक झटका लगेगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी उनसे अलग होती है तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो एक गठबंधन के रूप में आती नजर आ रही है, उसको एक कहीं ना कहीं बसपा जैसी मजबूत जो कड़ी मानी जाती है। क्योंकि एक कोर वोटर होते हैं, करीब 20 से 21% का वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, जो माना जाता है कोर वोट बैंक माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ती है तो निश्चित तौर से उसके जो कोर वोटर है अपनी निगाह बहुजन से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की रहेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले लड़ती है तो निश्चित तौर से उसके कोर वोटर उसी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में उसमें किस तरीके से लगाई जा सकती है, इसको लेके विशेष रणनीति काम करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ये जरूर ऐलान कर रही है वो अकेले लड़ेंगी, पर अकेले लड़ने में उनको अपनी 10 सीटें बचाना भी कहीं ना कहीं रिटेन करना भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगा। अब इस चुनौती को कैसे निपटती है, क्या रणनीति है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि चुनौती जरूर रहेगी बसपा सुप्रीमो के लिए अकेले लड़ना। अगर किसी के साथ लड़ती है, गठबंधन में जाती है तो निश्चित तौर से उनके लिए फायदे में रह सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी समय समय बताती रहेगी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी कहती रहती कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ अंदरूनी गठबंधन चल रहा है। तो निश्चित तौर से अभी पोस्ट अलायंस आपको प्री अलायंस आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। चुनाव होने के बाद किस स्थिति में आती है एनडीए या इंडिया, उसके साथ क्या पोस्ट अलायंस कर सकती है बहुजन समाज पार्टी, ये भी ऑप्शन खुला रहेगा। अब देखना होगा कि पहले किस स्थिति में आती है, कि अपनी 10 सीटें निकाल पाती है बहुजन समाज पार्टी, उसको बढ़ा पाती है कि अपनी 10 सीटें ही बचा पाती है। इसको लेके भी रणनीति बनाने की, रणनीति में किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से धरातल पर उतरेंगी, एक बड़ी चुनौती होगी बहुजन समाज पार्टी के लिए भी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आगामी चुनावों को देखते हुए अगर अलायंस नहीं भी होता है बीएसपी का किसी के साथ, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है बीएसपी को। ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर छूट के लिए पोर्टल शुरू हो गया है और 14 अक्टूबर 2022 के बाद ईवी खरीदने वालों को मिलेगी सब्सिडी, और सब्सिडी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। आवेदन के बाद सत्यापन करा करके बैंक खाते में जाएगी सब्सिडी राशि। 2 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी 5-5 हज़ार की सब्सिडी। पहले खरीदे गए 25,000 4 व्हीलर वाहनों को 1-1 लाख की सब्सिडी मिलेगी। शुरुआत में खरीदी गई 400 ई बसों को करीब 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सब्सिडी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की व्यवस्था है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवेदन के बाद सत्यापन करा करके बैंक खाते में जाएगी सब्सिडी राशि, और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 2 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी 5-5 हज़ार की सब्सिडी। पहले खरीदे गए 25,000 4 व्हीलर वाहनों को 1-1 लाख मिलेगी सब्सिडी। शुरुआत में खरीदी गई 400 ई बसों को करीब 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का आगाज हो गया है आज, और आज से 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। लोकसभा और राज्यसभा में होगी कुल 17 बैठकें। मानसून सत्र के दौरान 31 विधेयकों को पेश करने की तैयारी है। 31 विधेयकों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। सूची में सबसे पहला दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश सूचीबद्ध। लोकसभा की कार्यवाही हंगामेदार होने की संभावना है। मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी रहेगी। दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी विपक्ष हो सकता है हमलावर। जन विश्वास संशोधन
विधेयक पास कराने की कोशिश करेगी सरकार। इसके अलावा आपको बताएं मानसून सत्र में किन किन विधेयकों पर चर्चा होनी है, ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए 31 विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक पर चर्चा, जनविश्वास संशोधन विधेयक पर चर्चा, सिनेमेटोग्राफी बिल विधेयक पर चर्चा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पर चर्चा, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के विधेयक पर चर्चा, जैविक विविधता संशोधन विधेयक पर चर्चा, जनविश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा, मल्टी स्टेट सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा। तो तमाम ये विधेयक रहेंगे जिन पर चर्चा होनी संभव है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जान लेना जरूरी है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पर सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है, या फिर यूं कह ले कि ऐसे कौन कौन से सर्वदलीय बैठक में मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा कराने की मांग रहेगी। देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने सरकार से मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने की मांग की है। मणिपुर में हाल फिलहाल में जो हो रहा है उसको लेकर के चर्चा करने की मांग। ओडिशा रेल हादसे पर भी कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में चर्चा करने की मांग की है। चीन से लगने वाली सीमा पर स्थिति क्या है, क्या स्टेटस है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर सदन में चर्चा हो, ये मांग कांग्रेस रख सकती है। तो ये सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया जाएगा। आगरा के तीर्थ क्षेत्र बटेश्वर में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यमुना में आई बाढ़ से बटेश्वर के कई गांव प्रभावित है और बाढ़ का पानी बटेश्वर के मुख्य मंदिर तक जा पहुंचा है, जिसके चलते मुख्य मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर पुलिस और राजस्व की टीमें तैनात कर दी गई है। इसे लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने वहां के उप जिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। लगातार आगरा में जो यमुना है वो अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है और जिसका डर लगातार यहाँ के ग्रामीणों को सता रहा है। अगर बात हम आगरा के वहाँ के बटेश्वर तीर्थ स्थल की करें तो यहाँ पर जमुना जी बाबा बटेश्वर नाथ को आचमन करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जल का स्तर इतना बढ़ रहा है कि देखिए इस समय हम खड़े हुए हैं, ये मुख्य मंदिर है बाबा बटेश्वर नाथ का ब्रह्मलाल मंदिर, जहाँ पर पूरी तरह से जमुना जी का जो पानी है वो यहाँ पर आ गया है। वहीं साथ ही साथ तमाम जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ ग्रामीण है उनको अलर्ट कर दिया है प्रशासन। लगातार नजर बनाए हुए है, तमाम लोगों को अपील की जा रही है कि वो जमुना के पास न जाएं। एसडीएम वहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। सर, लगातार यमुना जी का रौद्र रूप धारण कर रही है और आज भी गोकुल बैराज से पानी भी छोड़ा है और पानी की बढ़ने की और उम्मीद है। कितनी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा यहाँ की गई है? जी, हमारे तहसील क्षेत्र में कुल इसके निगरानी रखने के लिए कुल 8 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिसमें 24 घंटे हमारा राजस्व सिंचाई विभाग डॉक्टरों की टीम लगातार उस पर चौकस है और न केवल निगरानी रखी जा रही है बल्कि राहत चौपाल के माध्यम से हम सभी ग्रामीणों को जागरूक भी कर रहे हैं कि इस स्थिति में अपने को कहाँ जाना है, बाढ़ की स्थिति में नदी की तरफ न जाएं, अपने जानवरों को न छोड़ें तथा जिस भी कोई भी अगर आवश्यकता उनकी राशन की, बिजली, पानी की कोई व्यवस्था होती है वो तत्काल हमसे वार्ड चौकी के माध्यम से संपर्क करते हैं और हम उसको जितना व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके उन्हें पहुंचाने के प्रयास में है। बहरहाल प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं वो यहाँ कर दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप भी लगाए गए हैं, क्योंकि बीमारी का खतरा भी लगातार बढ़ता रहता है। अब देखना यह होगा कि जमुना जी कब अपने रौद्र रूप से नीचे उतरती हैं और जिससे कि लोगों को राहत मिलती है। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा। लगातार आगरा में जो यमुना है वो अपना रौद्र रूप धारण। वहीं बटेश्वर मंदिर परिसर के आसपास पानी भर गया है। प्रशासन की ओर से सभी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए क्या कुछ हमारी रिपोर्ट है। बढ़ते जलस्तर को लेकर बटेश्वर के जो घाट हैं वह भी पूरी तरह जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम घाट पर खड़े हुए हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि यही यमुना जी का रूप देख सकते हैं, किस तरीके से यमुना जी के तेज बहाव के साथ यहाँ पर यमुना जी उल्टी दिशा में बहती हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यमुना जी के उस पार कुछ गांव हैं, जैसे भरतार जैसे तमाम गांव हैं,
वो बिल्कुल उनके जो संपर्क मार्ग हैं वो टूट चुके हैं। लगातार प्रशासन भी लोगों को अलर्ट कर दिया है, घाटों पर जाने के लिए रोक लगा दी है। इस घाट पर हम खड़े हुए हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल बैरिकेड प्रशासन की तरफ से कर दिया है कि कोई भी पानी में नहीं उतरे, क्योंकि पानी बहुत गहरा है और यहाँ का बहाव भी पूरी तरह से, लेकिन प्रशासन द्वारा बिल्कुल यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर आज पानी छोड़ा गया है, अगर पानी बढ़ता है तो यहाँ के आसपास ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात 2010 की जाए तो यह यमुना जी का रौद्र रूप 2010 में भी देखने को मिला था, जहां लगातार यहाँ पर बाढ़ भी आई थी और कई ऐसे गांव से जो बाढ़ से ग्रसित भी हुए थे। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। लगातार यमुना मैया अपना रौद्र रूप धारण कर रही हैं और ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 1 इंडिया आपको यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां पर बटेश्वर पर हम खड़े हुए हैं और यह बटेश्वर गांव के लिए जाने वाला मुख्य मार्ग है। यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु हैं वो यहां पर पानी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा मंदिर को पूरी तरह से बैरिकेड कर बंद कर दिया गया है। आम जनमानस को मंदिर में जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और यमुना का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वह यहाँ पर पानी में खड़ी हुई हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर हैं, लेकिन लोगों के लिए कहीं ना कहीं समस्या भी बनती हुई जा रही है। तस्वीरें आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ये बटेश्वर गांव जाने वाला मुख्य मार्ग है, जहां पर पूरी तरह से यमुना मैया अपना रौद्र रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल अगर ये यमुना का जल स्तर और बढ़ता है तो लोगों के लिए भारी समस्या भी बन सकता है। लगातार यमुना मैया अपना फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।